अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। निश्तर यूनिवर्सिटी के डायलिसिस यूनिट में एक वाक़या रिपोर्ट हुआ है जिसके मुताबिक 25 मरीज़ों में एड्स डिटेक्ट हुई है और ये ख्याल किया गया है और ये रिपोर्ट किया गया है कि वो एड्स का एक पेशेंट था, वो डायलिसिस मशीन पर उसका डायलिसिस हो गई बग़ैर किसी प्रॉपर टेस्टिंग के, और उसके बाद वहाँ से फिर एड्स फैल गई और 25 मरीज़ जो है वो एड्स में मुब्तला हो गए। अमूमन इस तरह के वाक़े के ऊपर कोई तबसरा किया जाए और ख़ास तौर पर एक डॉक्टर तबसरा करे तो जनरल अवाम का ये तासुर होता है कि ये अपने डॉक्टरों को प्रोटेक्ट करने के लिए और डॉक्टरों को बचाने के लिए ये बात कही जा रही है। लेकिन मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूँ कि मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ, पूरी तहकीक के साथ और जो मेरा अपना 30-35 साल का तजुर्बा है उसकी बेस के ऊपर मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। उसमें से एक बात इंतज़ामी नौयत की है जो मैं पहले डिस्कस करूँगा, और कुछ बात टेक्निकल नौयत की है वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा। इंतज़ामी नौयत की बात तो ये है कि ये वाक़या हुआ, इस वाक़े के बाद एमएस को और नेफ्रोलॉजी वार्ड के सारे डॉक्टरों को मुअत्तल कर दिया गया। प्रोफेसर को मुअत्तल कर दिया, एसोसिएट को कर दिया, असिस्टेंट प्रोफेसर को कर दिया, सीनियर रजिस्ट्रार सबको कर दिया, और नेफ्रोलॉजी वार्ड का काम ठप होके बंद हो गया। ये वो सारे लोग हैं, जैसे जो प्रोफेसर होगा उसका मिनिमम भी 20 साल का तजुर्बा होगा इस फील्ड के अंदर, आगे जो होगा कोई 15 साल के तजुर्बे का होगा, कोई 16-18 साल के तजुर्बे का होगा। जो नर्स होगी वो बहुत अरसे से डायलिसिस कर रही होगी। ये वाकया हो गया, हम ये प्रिज्यूम करते हैं कि ये 100% जुर्म हो गया। हम ये प्रिज्यूम करते हैं कि ये सब के सब इसके जिम्मेदार हैं। तो ठीक है, आप उनके खिलाफ इंक्वायरी कीजिए, आप उनको काम से तो ना रोकिए। ये कोई इस तरह का ऑन गोइंग काम तो नहीं है। ये ऐसा तो नहीं है कि आपने एक डाकू पकड़ लिया है तो अब डाकू को पकड़ के जेल में बंद कर देना है ताकि वो मजीद डाके ना मार सके। ऐसा तो नहीं है। एक इंसिडेंस हुआ है तो अब उनको काम तो करने दें, वो वहां काम करते रहें, आप अपनी इंक्वायरी करते रहें। इंक्वायरी में जिसको जुर्म साबित हो उसकी जो सजा है वो उसको दें, मगर मेहरबानी करके इतने 20-20, 15-15 साल, 20-20 साल के लोगों के तजुर्बात से अवाम को तो महरूम ना करें। अब वो पूरा डिपार्टमेंट बिल्कुल बंद हो गया, अब वहां डायलिसिस के मरीजों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। जो मेडिसिन का डॉक्टर है वो उसको लुक आफ्टर नहीं कर सकता, और ये वो फील्ड है नेफ्रोलॉजी जिसमें पहले ही बहुत सारी कमी है। तो मैं पहली इंतजामी तौर पर यह बात अर्ज करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके उनको दोबारा काम करने पर भेजिए ताकि वो मरीजों का काम करें। आपके ख्याल में इतनी ज्यादा सीरियस सिचुएशन के बाद क्या वो मजीद केयरफुल नहीं हो जाएंगे? क्या वो मजीद तनदही से काम नहीं करेंगे? क्या वो अपना एहतसाब नहीं करेंगे? क्या उनको खौफ नहीं होगा कि उनके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है तो इंक्वायरी में क्या होगा? तो आपके ख्याल में वो केयरलेस हो जाएंगे या कि वो ज्यादा केयरफुल हो जाएंगे? एक तो इंतजामी तौर पर ये बिल्कुल भी लीडरशिप के उसूलों के खिलाफ बात है कि बस अब ये है तो इनको मुअत्तल कर दिया जाए। ये मुअत्तल होना कोई उसका हल नहीं है। ये तो थी इंतजामी बात। अब कुछ तकनीकी बातें गौर से सुन लीजिए। बाकी गवर्नमेंट पूरी इंक्वायरी करे, एक्सपर्ट्स को से इंक्वायरी करवाए, मुल्क से बाहर से एक्सपर्ट बुलवाए, और बड़ी बड़ी, और पाकिस्तान में भी कोई कमी थोड़ी है। आप एक टीम बना दें जिसमें पाकिस्तान के टॉप नेफ्रोलॉजिस्ट जो हैं आप इसमें उनको इन्वॉल्व कर लें, अदीबुल हसन रिजवी साहब को इन्वॉल्व कर लें, इस तरह के मोतबर लोगों को इन्वॉल्व कर लें और इन्वॉल्व करके जो है इसकी इंक्वायरी कर लें। मैं कुछ फैक्ट आपको बताना चाहता हूँ। पहला फैक्ट तो ये है कि जो डायलिसिस है, डायलिसिस की मशीन की आपको एनाटॉमी को समझने की ज़रूरत है कि वो मशीन होती क्या है। उस मशीन के अंदर मरीज़ के ब्लड या मरीज़ के जिस्म से खून लेके जाया जाता है, और नालियां हैं जिनके अंदर लगाया जाता है, वो नालियां हैं, और वो ब्लड फिर एक और सॉल्यूशन में जाता है जिसको डायलाइज़र कहते हैं। डायलाइज़र और ये नालियां, इनके अंदर वो खून गर्दिश करता है, और डायलाइज़र के परली तरफ एक मेम्ब्रेन होती है, एक झिल्ली होती है जो कि गुर्दे का काम करती है। उसके परली तरफ एक सॉल्यूशन होता है, डायलिसिस का सॉल्यूशन होता है। तो यहां से जो गंदे मादे हैं वो निकल के उधर चले जाते हैं और वो साफ होके खून वापस आ जाता है इधर। और जो डायलिसिस की अपनी मशीन है, उस मशीन के अंदर वो ब्लड जाता ही नहीं है। और ये जो ट्यूबिंग है ये हर मरीज पे नई इस्तेमाल होती है। अलबत्ता कुछ जगहों पर ये नहीं पता कि मुल्तान में ऐसा होता था कि जो डायलाइजर है वो बाज़ औक़ात एक स्टैंडर्ड तरीके से क्लीन करके दोबारा भी इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारे सेंटर्स के अंदर।
तो एक तो ये बात समझनी ज़रूरी है। दूसरा, दुनिया की जितनी बड़ी गाइडलाइंस हैं उन सब गाइडलाइंस में ये लिखा हुआ है कि हीमोडायलिसिस HIV के वायरस की ट्रांसफर के लिए बहुत चांसेस इसमें कम है। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के लिए ये उसूल है और ये प्रिंसिपल है और SOP है कि ऐसे मरीजों के लिए अलग मशीन होनी चाहिए, लेकिन ये स्टैंडर्ड गाइडलाइन है कि HIV के मरीजों को एक्चुअली बाकी मरीजों से आइसोलेट करने की जरूरत ही नहीं है, और वो उन्हीं मशीनों के ऊपर उनकी डायलिसिस हो सकती है जिन मशीनों के ऊपर दूसरों की डायलिसिस होती है। हाँ, यहां ये कोताही का एलिमेंट हो सकता है कि इस दौरान में अगर उनको कोई ब्लड लगा तो क्या वो ब्लड जो है कहीं कोई HIV पॉजिटिव मरीज का तो नहीं लग गया, कहीं उस दौरान में उस ब्लड के ब्लड के जो ब्लड उनको यानी हुआ है, लगाया गया है और ट्रांसफ्यूजन हुई है उस ब्लड की, कहीं उसमें HIV तो नहीं था। तो इसको तहकीक करने की बहरहाल बहुत जरूरत है। दूसरी एक बात बहुत जरूरी है, मैंने अभी इसलिए कि मैं गलती ना करूं, मैंने अभी इसको डाटा को सर्च करके कहा है कि फर्ज करें किसी को आज HIV हुई है, आज उसके अंदर वायरस गया है, तो 23 से लेकर 90 दिन लगते हैं उसको टेस्ट के जरिए डिटेक्ट करने में। लिहाजा अगर किसी डायलिसिस मशीन से फर्ज करें हम मान लें कि वहां से हेपेटाइटिस वायरस लगा है, तो ये उस वाक़े के 23 से 90 दिन के बाद आप उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, उससे पहले आप डिटेक्ट ही नहीं कर सकते। लिहाजा अगर आपको कंसेक्यूटिव मरीजों के अंदर HIV पॉजिटिव हर पहले दिन, दूसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, आठवें दिन इतने दिन होने में नजर आ रहा है, तो ये पहले से कहीं से वो वायरस लेकर आए हुए हैं। और इस तरह की आउटब्रेक्स पाकिस्तान में पहले हो चुकी हैं। एक आउटब्रेक लाड़काना में हो चुकी है, एक आउटब्रेक कहीं और जगहों पर भी, मेरे पास एक्चुअली उसकी डायग्राम है, जहन में अब नहीं आ रहा। तो डिफरेंट आउटब्रेक्स मुल्क के अंदर पहले हो चुकी हैं, और जब उन आउटब्रेक्स को ट्रेस किया गया, जो कम्युनिकेबल डिजीजेस के माहिरीन हैं और जो कम्युनिटी मेडिसिन के माहिरीन हैं और एपिडेमोलॉजिस्ट हैं, वो जब ट्रेस करते हैं तो उसका सोर्स किसी जगह पर मिल जाता है। कहीं कोई क्वैक बैठा हुआ है जो कि गंदी सिरिंजों के साथ वो लगा रहा है, कहीं कोई ऐसा है जो ब्लड बैंक है जहां से गलत ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रही है और वो टेस्ट नहीं हो रहा है। तो इस मुल्तान वाले वाक़े में भी मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि तहकीक ना की जाए, पूरी तहकीक की जाए, जिसका जुर्म है, जिसकी नेग्लिजेंस है, उसको सजा दी जाए। मगर फैक्ट ये है कि हमें तलाश करना पड़ेगा कि इन 25 मरीजों का जो सोर्स है, जहां से हेपेटाइटिस इन्होंने लिया है, वो क्या सोर्स है, उसको तलाश करने से मसला हल होगा। क्योंकि ज्यादा इम्कान ये है कि जैसा कि मैंने आपको एक एविडेंशियल एविडेंस दिया है सारा, और मैं आपको साइंटिफिक एविडेंस दिया है कि डायलिसिस के जरिए से इस वायरस की इतने बड़े पैमाने के ऊपर ट्रांसफर जो है वो टेक्निकली उसके चांसेस बहुत कम हैं। तो ये मेरा था कि मैं, चूँकि जनरली आवाम जो है वो सनसनीखेज खबरें सुनती है, और फिर जनरली ये व्यू है कि भाई डॉक्टर तो लोगों की खाल उतारते हैं, ये बहुत जालिम है। तो फिर लोग, जाहिर है जब किसी को इस तरीके से टर्मिनेट होता है, सस्पेंड होता है, तो लोग भी कहते हैं कि देखें कितना अच्छा हुआ इनके साथ, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन ये कुछ फैक्ट थे जो मैं बिल्कुल एक न्यूट्रल, मुझे आपको न्यूट्रल आदमी समझिए, न्यूट्रल होकर मेरा ये फ़र्ज़ था कि ये मैं बात आपको बता सकूँ। शुक्रिया।